अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इतना सन्नाटा। चले जी, कोशिश करते हैं खाली क्लास को पढ़ाने की। एक एनर्जी से भरपूर क्लास। लग रहा है सारे ही मर गए। चले, ये ऑनलाइन वाले जो बच्चे सुन रहे हैं उनको ये फ़ायदा होगा कि वो जो शोर होता था स्टूडेंट्स का वो नहीं होगा, और मैं मुसलसल देख ही कैमरे में रहूँगा। तो कोशिश करता हूँ भाई कि आपको एनर्जी के साथ ही पढ़ाऊँ, लेकिन इंसान हूँ तो वो जो एक नेचुरल एनर्जी मिलती थी स्टूडेंट से वो अब नहीं है। तो ये 2 दिन हर हफ्ते ऐसे ही हुआ करेगा। बहरहाल चलें। अच्छा, मैं वेडनेसडे नहीं ट्यूसडे को, आप जब ये जो यहाँ पर फिजिकल क्लास में लोग बैठे होते हैं ना, जो अभी ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्रोवाइडर के मंगल से पहले देख लें। तो मैं उस क्लास में भी कह दूंगा, लेकिन मैं ना कल मुझे लगता है मैं ज़्यादा गुस्सा कर गया था, तो सॉरी हैं। मैं आप लोग सवाल पूछा करें, आप लोग सवाल पूछने से घबराया ना करें। वो कुछ बच्चे ना, मुझे लग रहा था कि वो शायद डिस्करेज हो गए कि सर तो सही कर गए, तो आप सवाल पूछा करें। नहीं, वो कुछ बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, तो बस वो उसको ये समझ लें कि शायद ओवर एग्जर्शन थी 2-3 दिन की सी फैब की। तो आप लोग सवाल पूछा करें, आपको जो कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ लिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि तहम्मुल से ही जवाब दूँ उसका। एंड कहाँ किया था? हैं? एंड कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का होमवर्क मिला था। होमवर्क दिया था? नहीं, मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवा के और उनका एक सवाल करा दिया था ना। फाइफो भी कर गया था मैं, फाइफो भी कर ही गया था तकरीबन, लाइनें लूने मिटा के मैं कर गया था। ईपी बना दिया था, कॉस्ट पर यूनिट की भी वो लाइंस मिटा दी थी। अगर आपने वैल्यूज आपको बता देता हूँ ताकि आप आंसर टैली करना चाहें तो कर लें। वेटेड एवरेज तो सामने सॉल्व था ना, मैं फाइफो की वैल्यूज बता देता हूँ। फाइफो की वैल्यूज हैं जी, ईपी बता रहा हूँ पहले। ईपी P1 कॉलम का 90,000, न्यू मटेरियल का 85,000 और कन्वर्जन का 87,800। ठीक है, 90,000, 85,000 और 87,800। कॉस्ट पर यूनिट 16.61, सॉरी 16.67, वो 7 ही बोलना था। 16.67, 15.06 और 18.79। ठीक है, जब स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन बनाएंगे तो फाइफो है, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी लिखेंगे जो कि बनता है 134,000। फिर कन्वर्जन ही की फिगर आएगी बस, और वो बनती है 33,822। 18.79 से किया हुआ मैंने। हाँ, 1800 इंटू 18.79 यही बनता है। 1800 इंटू 18.79 तो 33,822। और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 4243,680। ये भी राउंडिंग ऑफ का फर्क इसलिए होगा, मैंने अपने पास ये ना राउंड ऑफ ही कैलकुलेशन रखी हुई है। मैंने अपने पास एक्सेल में इसको 2 डेसिमल तक ही राउंड ऑफ करके कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसी हिसाब से मैंने पर यूनिट कॉस्ट बताई थी। 16.67 बताई थी, 15.06 और 18.79, और ये इन्हीं के मुताबिक ही कैलकुलेटेड फिगर है जो बता रहा हूँ। स्टार्टेड कंप्लीटेड की कॉस्ट 4243,680, और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड का ग्रैंड टोटल आ जाएगा 44,11,502। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस P1 आएगा उसमें 16670, न्यू मटेरियल आएगा उसमें 15060,
और कन्वर्जन आएगी 9395 Yes, sir. और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 आएगा 83350 Yes, sir. न्यू मटेरियल डैश Yes, sir. और कन्वर्जन 28185। Yes, sir. ये 5 के आंसर है। Yes, sir. इसके अलावा मैंने आपको ऑटम 16 होमवर्क दिया था और उस ऑटम 16 में किया है। Yes, sir. कोई एतराज परेशानी? बस वो एक ही पॉइंट था कि एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस है तो मतलब कि स्टेट ऑफ इंस्पेक्शन 0 है, तो स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन 0%। अभी तक प्रोसेस सही है ना? यस सर। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कदम जमना शुरू हो गए या यस सर, कल क्या है पक्के जा बस आपने हर चैप्टर में मेहनत चलाते रहे ना तो आप देखेंगे कि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स आपको जैसे फिक्स्ड वेरिएबल में कन्फ्यूजन थी अगर या एफएच में कन्फ्यूजन थी वो भी आस्ता आस्ता इंप्रूव होनी शुरू हो गई होगी। चलिए ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 3 बेला एंटरप्राइजेस। इसमें प्रोसेस 2 के बारे में पूछी हुई हैं चीजें। ट्रांसफर इन है इसमें 30,000 kg और जो नया मटेरियल है वो 15,000 kg है और चूंकि जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो 10% है। इंस्पेक्शन स्टेज 10% है। अच्छा अब जब आपको न्यू मटेरियल बता दिया और इसकी स्टेज भी आ गई तो अगर तो आप लोग अपनी अकल से कर पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ना आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला भी रिवाइज करा देता हूं। वैसे अगर आप इसमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स अपनी अकल से लगाएंगे ना तो हल कर लिया होगा मामला, लेकिन फिर भी मैं आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला बता देता हूं। पहले हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स में क्या कर रहे थे? पहले जो किया था इनपुट, फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स इनपुट प्लस ओपनिंग कर रहे थे, लेस क्लोजिंग कर रहे थे और ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग लेस करने के देख रहे थे कि उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुकाबले में क्या थी। अब थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाएगा कि इनपुट तो आएगा ही आएगा, ट्रांसफर इन आएगा क्योंकि इनपुट अब दो तरह का हो गया ना। पहले इंस्पेक्टेड यूनिट्स आपको लिखवाया था इनपुट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग, ये किया था ना इंस्पेक्टेड यूनिट्स। अब प्रोसेस 2 में नया मटेरियल आने से अब ये दो हो गए हुए हैं, दो तरह के इनपुट हो गए हुए हैं, एक जो प्रोसेस 1 से आ रहा है और एक जो न्यू मटेरियल है। तो इसलिए ना इंस्पेक्टेड यूनिट्स में जो प्रोसेस 1 से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो न्यू मटेरियल है वो भी इनपुट है और बाकी जो बातें ओपनिंग और क्लोजिंग वाली थी वो अपनी जगह कायम है। और इनके लिए क्या असूल बनाया था? दोनों के लिए सेम था कि ये सिर्फ तब करेंगे, दोनों के लिए एक ही था कि अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अभी इंस्पेक्शन स्टेज तक नहीं पहुंची थी तो ये किया था, पहले ये किया था और इनपुट लिखा हुआ था। अब दो इनपुट हो गए, ट्रांसफर इन तो आएगा ही आएगा। न्यू मटेरियल की लाइन यहां उस सूरत में आएगी अगर ये इंस्पेक्शन से पहले ऐड हो रहे हैं तो। यस सर। देखें कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने यूनिट्स हैं जो टेस्ट के दरमियान मौजूद थे। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने रिजल्ट के बाद क्लास में ज्वाइन किया होगा, शुरू से नहीं थे, तो जिन्होंने रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया टेस्ट 1 टेस्ट 2 में वो थे नहीं थे ना, क्योंकि वो बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो नया मटेरियल है अगर वो इंस्पेक्शन स्टेज के बाद डलता है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में वो आएगा नहीं। किस सूरत में लिखेंगे यहां? अगर इंस्पेक्शन स्टेज से पहले ऐड हो जाता है तो
अगर नया मटेरियल इंस्पेक्शन स्टेज से पहले डल जाता है तो फिर यहां पर आएगा, और अगर इंस्पेक्शन के बाद डलता है तो फिर ये लाइन यहां नहीं आएगी। तो इस लाइन के लिए याद रख लेते हैं कि ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर इंस्पेक्शन। अगर ये इंस्पेक्शन से पहले ऐड होता है तो फिर ये यूनिट्स टेस्ट के लिए हाजिर हुए। अगर ये होता ही इंस्पेक्शन के बाद है तो फिर ये इंस्पेक्शन के टाइम तो मौजूद ही नहीं था, तो फिर ये लाइन यहां नहीं आएगी। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये बिफोर मैंने खास तौर पे लिखा है। अगर ऐसा हो कि इंस्पेक्शन स्टेज 70% है, नया मटेरियल 50% पे ऐड होता है, इंस्पेक्शन स्टेज 70% है, नया मटेरियल 50 पे ऐड होता है, तो हाँ आएगा। इंस्पेक्शन स्टेज 80% है, न्यू मटेरियल 90% पे ऐड होता है, तो नहीं आएगा। इंस्पेक्शन स्टेज 60% है और न्यू मटेरियल भी 60% पे ऐड होता है, उसी वक्त से ज़्यादा तो उसकी इंस्पेक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने चीज़ खुद की है, हाँ। उसी वक्त इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। नहीं आएगा। अब इसमें जरा थोड़ी सी अकल लगाते हैं। हैं? नहीं नहीं, खीर बन रही है और उसमें ना कुछ देर तक दूध के बाद उसमें फिर किशमिश डालनी है। अब हमने रखा हुआ है कि अच्छा 30 मिनट के बाद देखेंगे, अगर दूध सही है तो किशमिश डालेंगे, अगर दूध खराब है तो फिर खराब में तो नहीं ना किशमिश डाल देंगे। तो अगर इंस्पेक्शन भी 60% है और न्यू मटेरियल एडिशन भी 60% है, तो बाय डिफॉल्ट हम खराब के अंदर नया मटेरियल डाल देंगे। पहले देख लेंगे खराब तो नहीं है, खराब हुए तो निकाल लेंगे, उसके बाद नया डालेंगे ना। तो अगर इंस्पेक्शन स्टेज और स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन दोनों सेम हैं तो बाय डिफॉल्ट, यानी इंस्पेक्शन होगी, माहौल साजगार होगा तो नया मटेरियल ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने बिफोर लिखा है, बिफोर। साथ में ये लिख दिया जाए कि अच्छा, अगर लिख दिया कि, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ही हम नया मटेरियल डालें, हो सकता है उसी के रिएक्शन में ही कोई खराब होता हो, तो होता हो, ये भी हो सकता है। यानी नया मटेरियल डलता हो और फिर ही कुछ खराब होना हो तो होना हो, ना उससे पहले होगा ना उसके बाद होगा। तो अगर ऐसा मामला हुआ, इतनी कहानी होती नहीं सवाल में वैसे, लेकिन अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर कि नया मटेरियल डलना है तो ही पता चलना है कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी न्यू मटेरियल एडिशन भी 60% है, इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% है, तो फिर आएगा। क्योंकि ये इतनी क्लियरली बता दिया कि ये नया मटेरियल ऐड होता है तो इंस्पेक्शन होती है, तो इसका मतलब इंस्पेक्शन से पहले आया ना, तो यहाँ ऐड होगा। और अगर अंग्रेजी में लिखा मिलता है कि न्यू मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। या तो क्लियरली कह दिया बिफोर आफ्टर, तो फिर तो पता चल गया। लेकिन अगर परसेंटेज से पहचानना है तो कि स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन क्या है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, तो किस सूरत में इसको यहां लिखेंगे? अगर वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पहले है, बराबर भी नहीं, पहले है, तो इसलिए बिफोर। तो इंस्पेक्शन स्टेज है 10%, लास्ट पैराग्राफ, इंस्पेक्शन स्टेज 10% है। प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। नहीं सॉरी, 10% नहीं, क्या बोल दिया, 80%। प्रोसेस लॉसेज आर डिटरमिन्ड ऑन इंस्पेक्शन विच इज कैरिड आउट ऑन 80% कंप्लीशन। तो इंस्पेक्शन स्टेज 80% हो गई। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कंप्लीट थे, तो ये पहले इंस्पेक्ट हो गए थे ना, यहाँ नहीं आएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है, तो फिर ये भी नहीं इंस्पेक्ट हुए, तो लेस हो जाएंगे, यानी ये ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा। ट्रांसफर इन तो आएगा ही आएगा, 30,000 तो आएगा ही आएगा। न्यू मटेरियल कब होता है? स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन क्या है? 0%, क्योंकि इन प्रोसेस 2
मटीरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी बिल्कुल शुरू में ही हो जाता है। तो इसलिए ये इंस्पेक्शन के वक्त मौजूद है, शुरू में ही हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये प्लस ये माइनस ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं जो मैंने वर्किंग 1 में किया भी हुआ है, वर्किंग 2 में। और इस पे 10% लगाएंगे, प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10%, तो इससे नॉर्मल लॉस आ जाएगा। ये हो गई वर्किंग 2, और नॉर्मल लॉस आएगा तो ही हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना सकेंगे। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस निकल आया 1900। और चूंकि FIFO है तो ओपनिंग की लाइन आएगी, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 85% कंप्लीट है। न्यू मटेरियल इसमें लग चुका है ना, किस महीने लगेगा, पिछले महीने लग गया ना, तो इसलिए ये P1 कॉलम में भी नहीं आएंगे और न्यू मटेरियल कॉलम में भी नहीं आएंगे। कन्वर्जन कॉलम में 15% आएंगे, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड तो हर कॉलम में आते ही आते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में नया मटेरियल लग गया हुआ है, लग गया हुआ है क्लोजिंग में, शुरू में तो लग जाता है। तो इसलिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कॉलम में भी आ रहा है और न्यू मटेरियल कॉलम में भी आ रहा है। और इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस में भी न्यू मटेरियल लग गया हुआ है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस P1 कॉलम में भी आ रहा है और न्यू मटेरियल कॉलम में भी आ रहा है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी और एबनॉर्मल लॉस भी कन्वर्जन के कॉलम में अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक आ रहे हैं। क्लोजिंग की 60% है और एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या हुआ करती है, जो इंस्पेक्शन स्टेज होती है, तो वो 80%। ये हो गया EP। अब EP में मैंने आपको सारी ही लाइनें बता दी, नॉर्मल लॉस वगैरह, क्वांटिटी स्केड्यूल भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी जो यहाँ फिजिकल में मौजूद होते हैं, ठीक है, ट्यूसडे को मज़ीद पूछना हो तो पूछ लेना। कॉस्ट पर यूनिट के लिए चूंकि FIFO है तो न्यूमरेटर में करंट पीरियड कॉस्ट आएंगी और नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो उससे फिर पर यूनिट कॉस्ट निकल आई। और पूछा था आपसे पर यूनिट कॉस्ट निकालने के, पर यूनिट कॉस्ट तो नहीं कही थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पूछी थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पूछी थी, और कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस पूछी थी। मतलब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, बस नाम नहीं लिया, पूछी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन थी। ये था जी ऑटम 16। चलें अब चलते हैं और आगे। लिख लिया था ना? यस सर। नंबर 5, 4 हो गए थे ना, अब नंबर 5। अगर लॉसेस हो रहे हैं, पहले क्या लिखा था? इफ लॉसेस अगर आफ्टर, अब मैं कह रहा हूं बिफोर। तो फिर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स P1 कॉलम, न्यू मटेरियल कॉलम और कन्वर्जन कॉलम। अच्छा, इसमें तो मैं वही जैसे टेक वगैरह लिखूंगा वो तो लिखना ही है। कितनी लगे, 2-3 लाइनें लग जाती हैं इसके लिए।
ये 0.5 में करता हूँ पूरा, साथ ही मैं एक और चीज खोल लेता हूँ क्योंकि दोनों को मिला के बताऊंगा तो मजा फिर उस मिला के बताने में ही है। ये जो 4 पेजेस छोड़े थे, अगर किसी से नहीं 4 पेजेस छूटे थे कोई इतनी कोई बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। मैंने 12 ये कहा था कि ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा मैंने गिनाए भी थे कि ईपी के बारे में कोई 5 पॉइंट्स बताऊंगा, कॉस्ट पर यूनिट के लिए 2 पॉइंट बताऊंगा, और मैंने फिर भी 4 पेजेस आपको अंदाजन बताए थे। तो अब वो 5 पॉइंट्स पूरे कर रहा था, इसमें बस मैंने नीचे वो लिखना है टिक शिक 100% के नहीं करना वो लिखना है, और ऑनली इफ वाली बात लिखनी है, या ना लिखूं ऑनली इफ वाली बात, नहीं बता दिया ऊपर 0.4 में लिखा था ऑनली इफ, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मैं बता दिया था। तो बस सिर्फ वो टेक और 100% आना है बस। कितनी लाइनें लग जाएंगी? 2 लग जाएंगी। ये जो ईपी वाला काम चल रहा था ये पूरा हो गया। कितने पेजेस पे आया सर? मैं तो तक खुला करके लिखा 1 2 3 4 पेज। अब ये चौथा है, ये तीसरा पेज एक रहता है ना। हाँ तो बस अब कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाते हैं, अंदाजा पूरा हो गया ना है। तो वो जो पेजेस छोड़े हुए थे, एक मैंने हेडिंग, मैंने शुरू बात यहां से की थी कि मैं आपको केस 2 पढ़ा रहा हूं, और केस 2 में करना तो हमने यही है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना करेगी, कॉस्ट पर यूनिट निकला करेगी, और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वैसे ही है जैसे पहले सीखा था, बस फर्क क्या पड़ा है कि वो 3 लाइनें आ गई हैं। ईपी में 3 कॉलम होंगे और कॉस्ट पर यूनिट में भी 3 कॉलम होंगे। तो ईपी में उन 3 कॉलम्स में किस किस लाइन में क्या आएगा ये मैं एक एक करके सिखा रहा था। अब ये 5वीं बात यहां मेरी पूरी हो गई। अब इसमें मैंने ईपी की जो हेडिंग दी थी, ईपी की एक हेडिंग दी थी और उसमें ये 5 पॉइंट्स लिखवाने शुरू किए थे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हेडिंग दी थी, ये 1 2 3 4 5 उसमें आ गए। ये 2 लाइनें छोड़ के जैसी ईपी की हेडिंग दी थी, जिस भी स्टाइल में जैसे भी दी थी, अब आ जाते हैं कॉस्ट पर यूनिट का न्यूमरेटर। अब इसके बारे में कुछ नसीहतें बता रहा हूं। जिस तरह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की हेडिंग दी थी ना, उसके नीचे 5 पॉइंट्स बताएं, ऐसे ही मैं कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर में क्या रखना है इसके लिए कुछ बताने लगा हूं। तो 1.5 पेज बचा हुआ है तो ठीक है, इतना ही चाहिए था इसके लिए। ये जिस भी तरह की हेडिंग दी थी, पता नहीं किस तरह की दी थी, ऐसे किया था शायद, जैसे भी किया था। जिस तरह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बारे में 5 पॉइंट्स बताए थे, इसी तरह मैं इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट्स बताने लगा हूं, कुछ फार्मूले बना के देने लगा हूं। एक तो ये लिख रहा हूं जो कल ज़बानी बता चुका और ऑटम 16 में आप कर भी चुके, बस वैसे ही पूरा करने के लिए मैं उसको लिख रहा हूं। अब लॉसेस अकर, अच्छा न्यूमरेटर में, कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमरेटर के अंदर लॉसेस हो तो क्या क्या इंपैक्ट आता है अब तक जो सीखा है? किसकी वैल्यू? रिकवरी वैल्यू, नॉर्मल लॉस की। तो अगर लॉसेस अकर हो रहे हैं आफ्टर, यही कल वाली बात, ये ऑटम 16 में आप कर चुके हुए हैं, आफ्टर नया मटेरियल, देन रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस will be deducted from P1 column। यही किया था। यस सर। है ना, यही काम किया था। तो मैंने सिर्फ जो कल कर दिया था नोट्स पूरे करने के लिए उसको लिख दिया। अब इसमें जो मैं दूसरा पॉइंट लिखने लगा हूं, ये दोनों मिला के समझाने लगा हूं। कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन करना ऐसे ही है। और आपको मैंने उस दिन कल पिछली क्लास में एक बात समझाने की कोशिश की थी कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझें और उसको दोहराया भी करें, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ चलाने के लिए ना, जैसे बल्कि बड़ी अच्छी मिसाल आ गई यार ध्यान में, हमारा जो दीन हमसे रिक्वायर करता है ईमान, कुरान पाक को और भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।
जो शरीयत के अहकाम हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये है, ये रूल्स हैं, तो उन रूल्स को अगर पहले परखेंगे कि सही है कि नहीं सही है, या समझ की वजह समझ आ रही है कि नहीं आ रही, फिर मानेंगे, तो खराबी हो जाएगी ना, खराबी हो जाएगी ना। तो पहला काम क्या करना है? मानना है। हाँ, बस आंखें दिमाग कान सब बंद करके मानते जाना है। अगर नहीं, एक है कि ये सोच के मानना कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है तो चलो इसलिए मैं मान रहा हूं, या हर हुक्म पे सोचना कि इसकी क्या रीजन है, इसकी क्या रीजन है, रुक के ये सोचना कि इसकी क्या रीजन है, रीजन घुसेगी दिमाग में तो आगे बढ़ना है, ये खराबी हो जाएगी। और ये भी खराबी हो जाएगी कि कुछ गौर फिक्र कुछ करना ही नहीं, बस ये है तो बस ऐसे, बस मतलब कुछ जरा सी भी अकल नहीं लगानी। अगर ऐसे करना शुरू हो गए तो इसमें भी रिस्क है कि गुमराह होने का चांस हो जाएगा, कोई कहीं भी लगाएगा लग पड़ेंगे। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि अकल भी लगाओ, लेकिन बड़ी नाजुक लाइन क्या है कि मैं पहले शरीयत को अकल पे परखूंगा, ठीक लगेगी तो फॉलो करूंगा, नहीं, फॉलो करूंगा क्योंकि ये सही है, लेकिन साथ साथ अपनी तसल्ली के लिए, तसल्ली भी किस बात की कि मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा तो अल्लाह पे यकीन और पक्का होना शुरू हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि तू कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने कहा कि वो परिंदे ले लो, और उनको कुरान पाक में ना वाकया है, नहीं मट्टी के परिंदे नहीं, परिंदा, बाकायदा परिंदे, उनको अपने साथ मानूस करो, फिर उनको ज़िबा करो, फिर उनके टुकड़े काट के उधर फेंक दो, उधर फेंक दो, फिर उधर फेंक दो, फिर उनको बुलाओ। तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। अच्छा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये जो पूछा था ना कि तू कैसे जिंदा करेगा, इस सवाल में शक नहीं था, जरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी कि कैसे होगा। तो ये जो आपको यहाँ पर ये प्लस माइनस बता रहा होता ना, उसमें आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फॉर क्लैरिटी कि ये कैसे हो रहा होगा, ये जरूर सोचें, ये जरूर पूछें। लेकिन अगर आप सवाल करते हुए इसको फॉलो करने की बजाय आप ये समझेंगे कि हर सवाल आप अकल से ही सॉल्व करें क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, वहां पर बहकने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए करें रूल्स फॉलो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सिर्फ रूल फॉलो करने की बजाय ये हमें मैसेज दिया ना कि गौर फिक्र करनी है। देखें, जब तक मैंने आपको रूल बता दिया, आपने बस मान लिया, अब जब मैं उस रूल को समझाऊंगा तो और आपको समझ भी आ जाएगा, तो अब आपका लिए मेरी बात मानना निस्बतन आसान तो होगा, लेकिन आपका मेरे साथ एक ताल्लुक और स्ट्रांग होने लग जाएगा कि यार बड़ी जबरदस्त लॉजिक बताइए, स्ट्रांग होना लग जाएगा ना ताल्लुक। रूल मानना है, लेकिन जब वजह समझ के मानेंगे तो और स्ट्रांग ताल्लुक हो जाएगा। लेकिन अगर मानना नहीं है, सिर्फ मुझे समझ आइए मैं खुद कर सकता हूं, इसमें बहकने के चांसेस हो जाएंगे। तो मैं आपसे बेटा ये रिक्वायर कर रहा हूं कि जितना कुछ लिखवाता हूं आप फॉलो, प्रैक्टिस करते हुए स्मूथली उसको फॉलो करें, लेकिन अकल बंद करके नहीं। फॉलो स्टेप्स को करें, लेकिन अपने आप को बार बार बताएं कि ये क्यों हो रहा है। मैं पता नहीं अपनी बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, नहीं मैं अपना पॉइंट समझा पा रहा हूं कि आप बिल्कुल ये स्टेप्स फॉलो करें, लेकिन अकल बंद करके ना करें। आपको पता हो कि क्या कर रहे हैं और अपने आप को बार बार दोहराएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जितनी मैंने लॉजिक्स बताई समझाई उनको रोज अपने आप को दोहराया करें, कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिख लिया करें कि आप उस पर क्लिक करें, मतलब रजिस्टर पे क्या क्लिक करना है, लेकिन वहां से उनको कीवर्ड्स कहते ही इसलिए हैं कि क्लिक हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करें सवाल करते हुए, तरीकों को फॉलो करते हुए, लेकिन साथ साथ ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये मैं आपसे नहीं चाह रहा कि आप सिर्फ लॉजिक कॉन्सेप्ट पे चलें सिर्फ, और घर में प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाने की कोशिश करें। उससे नुकसान ये होगा कि चूंकि घर जाने तक काफी सारी बातें भूल गए होंगे, तो आप उस सवाल को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने लिए एक सवाल अपने लिए फुल स्टॉप लगा देंगे कि ये मुझसे नहीं हुआ। तो मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं कि आप जितनी चीजें बेटा मैं लिखवाता हूं उनको फॉलो करें, साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, लेकिन प्रैक्टिस आप इनको फॉलो करने की करें।
और अकल जरूरी इसलिए है क्योंकि जितना कुछ मैं आपको सिखाता हूं, क्या 100% बिल्कुल ऐसे ही पेपर में होगा, ये गारंटी नहीं है। कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अभी मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट्स का एक फार्मूला बताया आपको, स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन, और इंस्पेक्शन में वो आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको ना कॉन्सेप्ट ये बताया कि ट्रांसफर इन हो रहा है और प्रोसेस 2 शुरू हो गया। अब इसमें नया मटेरियल डलना है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि ट्रांसफर इन से काम शुरू होना है और कोई मौका मुनासिब देख के नया मटेरियल डलना है। मैं सारा कुछ इसी पैटर्न पे बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है सवाल में कुछ ऐसा हो जाए कि प्रोसेस 2 न्यू मटेरियल से शुरू होता हो और कुछ देर बाद प्रोसेस 1 वाला यहां डालते हो। हाँ, मैंने प्रोसेस 1 से जो चीज पक के प्रोसेस 2 में आ रही है, हो सकता है सवाल में ऐसा टेस्ट हो जाए, हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, अगर आप कहें कि सर ये वाला वैरायटी भी करा दें, तो देखें इस तरह से तो वैरायटियां बहुत फैलती जाएंगी और बहुत खिचड़ी मकती जाएगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी बताने इसलिए जरूरी है कि फर्ज कर लें ऐसा हो गया, फर्ज करते हैं कि प्रोसेस 1 का जो ट्रांसफर आउट है वो ट्रांसफर इन होगा तो प्रोसेस 2 शुरू होगा, नहीं, प्रोसेस 2 भी साथ शुरू हो चुका, जिसमें पहले ही प्रोसेस 1 से जो आना था मेहमान, उसके लिए ग्राउंड बनना शुरू हो गया। जैसे प्रोसेस 2 से उबला हुआ दूध आना था, तो हो सकता है कि प्रोसेस 2 के अंदर फ्लेवर्स पहले ही डाल के हल्की आंच पे उनको पकाना शुरू कर दिया होता, को 25-30 मिनट गुजरने के बाद वो उबला हुआ दूध एंटर होता। तो ऐसा हो सकता था ना। अब इसमें सारे रूल्स कैसे बदल जाएंगे? जो जो चीजें मैंने आपको न्यू मटेरियल के बारे में बताई हुई थी, वो बातें अब ट्रांसफर इनके लिए लगनी शुरू हो जाएंगी। स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन की जगह स्टेज ऑफ ट्रांसफर इन आना शुरू हो जाएगा। जैसे हर लाइन आइटम में ट्रांसफर इन पक्का पक्का आ रहा होता था, अब हर लाइन आइटम में न्यू मटेरियल पक्का पक्का आना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफर इन के लिए देखना पड़ेगा कि स्टेज ऑफ ट्रांसफर इन की एडिशन क्या थी, तो थोड़ा सा जगह बदल जाएगी चीज की। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने इन चीजों के कॉन्सेप्ट लॉजिक भी अपने आप को बार बार दोहराए होंगे। मैं आपको मायूस नहीं कर रहा कि सर इस तरह तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, मैंने मैक्सिमम जितना सिखाना है वो सिखाना है, तैयारी करानी है। लेकिन अगर सवाल में कुछ इस तरह से डिफरेंट हुआ जो पहले नहीं किया हुआ, तो होगा तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में से ही ना, कोई माशरती उलूम का सवाल तो नहीं डाल देंगे साथ। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल बने होंगे इस चैप्टर के, आप उन्हीं को ही अप्लाई करके जरा सी डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो ये तभी कर सकेंगे कि अगर आपके फॉर्मेट्स फॉलो करते करते ग्रिप बन गई होगी और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पक्के होते गए होंगे। तो कॉन्सेप्ट और स्टेप्स दोनों बेटा जरूरी हैं। कॉन्सेप्ट्स के बगैर सिर्फ स्टेप्स होंगे, उसमें भी गुमराही के चांस हैं, और स्टेप्स फॉलो किए बगैर सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टेप्स फॉलो करें, साथ कॉन्सेप्ट भी पक्के रखें। मुझे लग रहा है कि मैंने मजीद कंफ्यूज नहीं किया, बात बताई है, पक्की बात है ना। तो जो मैं यहां लिखूंगा और जो यहां लिखूंगा उसका कॉन्सेप्ट भी बताने लगा हूं, उस कॉन्सेप्ट से डिराइव करके यहां और यहां लिखूंगा। प्रैक्टिस में आपने ऐसे रखना है, लेकिन बार बार दोहराते रहना है वो जो कॉन्सेप्ट सिखाया। और वो बच्चे जो कॉन्सेप्ट को नहीं ग्रिप कर पा रहे होते, तो वो घबराए नहीं, वो क्या करें, वो स्टेप्स को फॉलो करें, करना तो ऐसे ही। तो यहां पर आते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। ट्रांसफर इन हुआ था 100 kg, ये दूध था सारा, और न्यू मटेरियल आया था 300 kg, ये फ्लेवर था। ये था 7,000 रुपए का और ये 24,000 था ना। Yes. कोई क्लोजिंग नहीं, कोई नॉर्मल नहीं, जो भी हुआ वो एबनॉर्मल हुआ।
30 किलो, तो आउटपुट कितना हुआ? 370। अगर न्यू मटेरियल ऐड होता है 75% पे, और इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये इस 75 से, यानी इंस्पेक्शन स्टेज 75% से कम है, चलें 60%। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। P1 कॉस्ट यानी मिल्क की कॉस्ट, और न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। इस पे न्यू मटेरियल लगा है कि नहीं लगा? तो न्यू मटेरियल के डिनोमिनेटर में ये आएगा, यानी सिर्फ आउटपुट आएगा ना। ये बात सही है, क्योंकि इस पे तो अभी फ्लेवर ऐड ही नहीं हुए थे ना, वो तो मिल्क का ही लॉस है, तो इस पे तो फ्लेवर अभी ऐड ही नहीं हुए थे, तो इसलिए फ्लेवर जब इसमें ऐड ही नहीं हुए थे तो ये 24,000 इन पे खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ लॉसेस बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन। तो जब ये 24,000 फ्लेवर्स, 24,000 रुपए के फ्लेवर्स इसमें ऐड ही नहीं हुए, तो इसके डिनोमिनेटर में ये आना चाहिए नहीं, इसमें तो ऐड हो चुके हैं ना, तो ये आना चाहिए। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट जो 10,000 ही थी शायद, इसके डिनोमिनेटर में कंप्लीटेड तो आने चाहिए पूरे, और ये कितने आने चाहिए कन्वर्जन में? 60%, यानी 18, जैसे पहले करते हैं। यहां तक भी बात ठीक है? yes, ये 7,000 इन पे लगा हुआ है, ठीक है, और इन पे भी लगा हुआ है, तो 7,000 के डिनोमिनेटर में ये ऐसे होना चाहिए। अब इस सब के बातों पे गौर करें और ये बताएं कि ये सही है या इसमें कुछ गलत किया मैंने। अच्छा, हिंट देता हूं। जब मैंने प्रोसेस 2 का केस 2 शुरू किया था तो इस मिसाल से शुरू किया था, फिर मैंने इसमें एक बात ये की थी कि ये 70 रुपए किलो है और ये 80 रुपए किलो था। वो पेजेस पलट के आना उस पर, जब मैंने केस 2 शुरू किया ना उस पर आइएगा, जब मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जब ये मिसाल पहली दफ़ा लिखी थी मैंने। केमिकल 2 के पेंट के बारे में नहीं, ये वाली मिसाल, ये प्रोसेस 2 कंप्लीटेड यूनिट, अगर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये रहा सर। हाँ, इसमें 7,070, हाँ, यस सर, इसमें कॉस्ट पर यूनिट क्या निकली थी? 102.5, यस सर, ठीक है, 102.5 निकली थी। यस सर, फिर मैंने उसमें एक बात ये समझाई थी जो मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये पॉइंट कम से कम सब बच्चे समझने की कोशिश करें। इसमें मिल्क के सामने कितना लिखा आ रहा था? 17.5, और मैं ये बात कर रहा था कि दूध तो 70 रुपए किलो था, तो फिर अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए दूध के सामने 17.5 क्यों लिखा आ गया? तो सर वो पूरा 400 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, मतलब कि वो खाली 100 वो था और 300 वो फ्लेवर था। और जवाब? और सर मतलब मेन पॉइंट तो यही है, क्योंकि वो अब मिल्क 1 किलो जो हमारा फ्लेवर प्रोडक्ट निकला है उसके अंदर सिर्फ मिल्क नहीं है, उसके अंदर वो फ्लेवर। हाँ, इसकी रीजन ये बताई थी कि 70 रुपए क्या है, मिल्क के 1 किलो का रेट था, और 17.5 क्या था,
ये उस प्रोडक्ट के 1 किलो में जो 1 पाइया दूध था, ये वो 17.5 रुपए थे। तो 17.5 और 70 में फर्क इसलिए था क्योंकि 70 था मिल्क के 1 किलो की कॉस्ट, जबकि प्रोडक्ट के 1 किलो की कॉस्ट में 17.5 रुपए का दूध था। फ्लेवर के 1 किलो की कॉस्ट कितनी थी? 600। फ्लेवर के 1 किलो की कॉस्ट क्या थी? 80 रुपए। ये जबकि प्रोडक्ट की पर किलो कॉस्ट में फ्लेवर के सामने क्या लिखा हुआ था? 60 लिखा हुआ था। तो वो क्यों 60 लिखा हुआ था, 80 क्यों नहीं है? तो उसमें भी वो 100 मिल्क का भी, क्योंकि 80 1 किलो फ्लेवर का रेट था, जबकि 60 क्या था? 1 किलो प्रोडक्ट में 3 पाव फ्लेवर से, तो वो 60 रुपए के आ रहे थे। इस बात पे गौर करो और इसको बताओगे। ये रिवाइज हो गई बात जो भी की है? रिवाइज हो गई ना? बस अब ये हिंट था। अब देखें कि इसमें कुछ गलती है। चलो मैं गलती मजीद हिंट देने के लिए एक और चीज लिख देता हूं। ये तो हो गई कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में इसका आंसर बताएं। इसका 17.5, इसका 64.86, इसका 25.77। जब हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना रहे होंगे और उसमें कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिख रहे होंगे, उसमें P1 कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन लिख रहे होंगे ना। जी सर। कन्वर्जन में क्या करेंगे? 18 और जैसे इंटू ये 5.77 न्यू मटेरियल आएगा ही नहीं। यहां पर क्या करेंगे? 30 इंटू, ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। चलो अब मजीद हिंट दे दिया आपको। इस पे गौर करें, इस पे गौर करें, और वो जो भी मैं पुरानी बात याद दिला रहा था कि 70 रुपए दूध का 1 किलो था, जबकि 17.5 जो है वो प्रोडक्ट में दूध का पोर्शन है। अब आप इस पे और इस पे गौर करें और बताएं सही है या इसमें कुछ गलती है। आप लोग भी गौर तो करें ना। सर जब नॉर्मल लॉस का 30 kg का लॉस आया तो फिर जब मिल्क सिर्फ 70 kg रह गई तो फिर खाली 70 नहीं आना चाहिए P1 की कॉस्ट में? दोबारा। अब नॉर्मल लॉस हमारा 30 kg का निकल आया जी। पीछे अब 300 kg का फ्लेवर है और 70 kg का मिल्क है। 370 किलो का मिल्क शेक है। जी सर। P1 की कॉस्ट में फिर सर 30 kg नहीं आना चाहिए? 30 केजी नहीं आना चाहिए, क्यों? सर वो तो हमारा नॉर्मल लॉस निकल गया वहाँ से। नहीं, लेकिन क्या उसमें दूध का खर्चा नहीं लगा हुआ? क्या इस 30 किलो पे दूध का खर्चा नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है। तो फिर इसके डिनोमिनेटर में ये नहीं आना चाहिए। थर्टी का 60%, क्योंकि उतने मटेरियल में तो ये परसेंटेज नहीं लग रही होती। अच्छा चलें और हिंट। ये 30 किलो दूध है या 30 किलो मिल्क शेक है? ये दूध है। क्यों? लिमिटेड। हाँ, अब जब ये 30 किलो सिर्फ दूध ही है तो इसको मल्टीप्लाई 17.5 से होना चाहिए कि 70 से होना चाहिए? 70 से होना चाहिए। यस सर। क्योंकि ये तो मिल्क शेक के 1 किलो में 1 पाव दूध है, ये उसकी कॉस्ट है। यानी ये जो कॉस्ट यहां पर लिखी हुई है ना, ये मिल्क शेक के 1 किलो का तोड़ लिखा हुआ है। ये मिल्क शेक तो बना ही नहीं था बेचारा, ये तो जिंदगी से फीका चला गया। ये 30 किलो जो जाया हुए इसमें रंग ऐड हो गए थे,
तो ये तो बेरंगा ही चला गया, दुनिया रंगीनियां तो देखी नहीं इससे जिंदगी में। तो इस 30 किलो को हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क शेक का 30 किलो है, उसमें तो कलर्स ऐड ही नहीं हुए थे, फ्लेवर्स तो ऐड ही नहीं हुए थे। तो जब ये है ही सिर्फ दूध, तो इसमें यहां पर 30 इंटू क्या होना चाहिए था, 70। ये बात समझ आई? ये मिल्क शेक नहीं है ना, ये किसकी कॉस्ट लिखी हुई है, ये मिल्क शेक की कॉस्ट है। जब ये 30 किलो में कलर्स ऐड हुए ही नहीं थे, तो ये तो है कि कलर्स ऐड होने के बाद जो मिल्क शेक बनता उसमें दूध इतने रुपए का पोर्शन होता, तो इसमें तो भी कलर्स ऐड ही नहीं, ये तो मिल्क शेक है ही नहीं, ये तो दूध है। तो इसको मल्टीप्लाई 70 से होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है, इसको 70 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, 70 से मल्टीप्लाई। जब हमने इन तीनों में से, अच्छा फिर ये भी गलत है या ये ठीक है, कन्वर्जन लेवल तो ठीक, ये ठीक है क्योंकि कन्वर्जन तो लगी है इस पे। कन्वर्जन तो लगी। जब हमने इस स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पे ये जो कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम, इनमें ये वाली परसेंटेज, ये वाली पर यूनिट इस्तेमाल ही नहीं करनी, क्योंकि हम तो 70 ले रहे हैं ना। तो हम जब इस पे ये वाली पर यूनिट लगाने ही नहीं लगे, तो इसका मतलब इनके लिए ये पर यूनिट है ही नहीं, ये वाली पर यूनिट इस पे नहीं होने लगी ना इस्तेमाल, है ना। जब ये पर यूनिट उस पे इस्तेमाल ही नहीं होने लगी, तो इस पर यूनिट को कैलकुलेट करते हुए फिर उसके यूनिट्स भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इंसाफ की बात है ना। इसका जो आंसर निकलना है, देखें इसका जो आंसर निकला उसमें 30 है, तो फिर हमने 30 पे वो लगाया भी नहीं। इसका जो आंसर निकला उसको निकालने में 18 इस्तेमाल हुआ है ना, तो हमने इसलिए 18 पे लगाया है। इसकी कैलकुलेशन में जब ये 30 पे लगना ही नहीं है, तो इधर डिनोमिनेटर में फिर 30 नहीं आना चाहिए। मैं अभी ना निकालू आंसर, अभी ना निकालू, ये 30 या नहीं आना चाहिए, ये बात ओके ठीक है ना। तो इधर जगह भरते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल ईपी के अंदर। अच्छा ईपी हमने इस्तेमाल किस लिए करना होता है, इसलिए ना, हम इसी के लिए ईपी बनाते हैं ना। तो इसके P1 कॉलम में डिनोमिनेटर में 30 रखने, तो यहां मैं क्या लिखूं, इधर यहां क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे आई नहीं, और यहाँ कितने परसेंट कन्वर्जन, जहां पहले होता था वैसे। अगर वो बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं तो याद तो ये रखना है। वैसे समझ आई कि नहीं? yes, तो यहां पर हम 70 यूज करेंगे, 70.5 यूज नहीं करेंगे। अभी भी इसमें कोई गलती है या अब ठीक है? ये तो ठीक है, इधर बताएं गलती है या ठीक है? इधर बताएं को गलती है या ठीक है? 377 था इसमें फिर सर वो कॉस्ट नहीं कोई गलती नहीं है, फिर सोचो।
नहीं गलती लग रही, चले है गलती। ये जो 7,000 रुपए का 100 किलो दूध है, जी सर, ये 30 इसी में से है ना, ये 7,000 का टोटल तो नहीं होगा, तो फिर ऊपर 7,000 तो नहीं ना आना चाहिए, 7,000 नहीं आएगा, फिर 7,000 नहीं आना चाहिए, ऐसा फिर क्या आना चाहिए? 70 into 70 4900। फिर 4,900 आना चाहिए। जी सर, तो 30 देखें, जब हमने कहा कि इस 100 में से 30 तो अलग कर लो ना, ये इसमें से सीधा सीधा 30 अलग कर दिया, तो बाकी तो फिर 70 किलो का उधर आना चाहिए ना, ये 7,000 तो नहीं ना आना चाहिए, 49। क्योंकि इस 7,000 रुपए में 2100 ये भी शामिल है। वो तो हमने अलग निकाला। तो जब हमने इसको अलग ही कर दिया, कैलकुलेशन से ही दूर कर दिया है, जब उसके यूनिट्स को कैलकुलेशन से दूर कर दिया, तो फिर उसकी अमाउंट क्यों रखें? तो यहां पर फिर हम 7,000 की बजाय 4,900 लेंगे। अब सही है, खर्चा तो मतलब के बीच में हो ही रहा है, 7,000 खर्च हुआ है, लेकिन इसमें से 70 वाले 30 किलो हम यहां से लेके इधर आ गए। अभी हमने न्यू मटेरियल ऐड नहीं किया था, तो हमने जब इस पर यूनिट कॉस्ट को यहां इस्तेमाल ही नहीं करना, तो इसकी कैलकुलेशन में इनकी चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए, ना ही किलो ना ही उनपे कॉस्ट, सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाला कन्वर्जन वाला वो सिर्फ ऐड कन्वर्जन वाला होना चाहिए। तो हमने जब इसकी वो कैलकुलेशन इस्तेमाल ही नहीं करनी, जब ये 17.5 यहां यूज ही नहीं करना था, तो हमने इसकी कैलकुलेशन करते हुए इन 30 का हिसाब किताब ही अलग कर दिया। तो फिर वो अपना हिसाब किताब लेके जब अलग हुए, तो उनकी कॉस्ट को फिर यहां से हटाना है। ये अब सही है। $13.24 13.24 ये होगा अब जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में ये तीनों इस्तेमाल होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब इस सारे को आप गौर कर लें, दोबारा कुछ पूछना है तो। ये सारी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन थी, करना कैसे है, और ये जो 7,000 की जगह 4,900 बनाया है, ये मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि 4,900 को फार्मूला भी तो बना के दूं ना आपको, तो वो फार्मूला यहां बना देता हूं। ठीक है, चले करना क्या है। ईपी में इन दोनों कॉलम्स के एबनॉर्मल लॉस के सामने यूनिट्स नहीं आने, वजह वो है बस नहीं आने। सवाल करते हुए याद रख लें इस बात को, नहीं आने। हाँ, अपने आप को बार बार दोहराते रहेंगे क्यों नहीं आने, लेकिन नहीं आने। ईपी वाली जितनी चीजें थी वो खत्म हो गई।
कॉस्ट पर यूनिट पे अब पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। अच्छा, मैं इस पॉइंट नंबर 2 में ना एक फार्मूला लिख के दे रहा हूँ जिसका आंसर 4900 आएगा। ये मिटा दूं सारा। बल्कि तो जगह कम है मेरे पास। इफ लॉसेस अकर बिफोर न्यू मटेरियल एडिशन then अच्छा, ये कौन सी फिगर बताने लगा हूं मैं? जो कॉस्ट पर यूनिट में हम पहला कॉलम लिख रहे होते हैं उसमें जो करंट पीरियड कॉस्ट आती है, वेटेड एवरेज मेथड है तो भी ये लाइन आती है, इससे ऊपर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी आ रहा होता है, और अगर फाइफो है तो बस फिर सिर्फ यही लाइन आ रही होती है। तो मैं आपको ये लाइन निकाल के देने लगा हूं कि आप ये लाइन की फिगर कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। इसका एक फार्मूला बना रहा हूं और ये मैं ना वो जो 4900 निकाला था ना, तो उसके लिए एक आपको फार्मूला बना के दे रहा हूं। ये मैंने खुद ही क्रिएट किया हुआ, ये फार्मूला बना के दे रहा हूं 4900 के लिए। ट्रांसफर इन यूनिट्स, यानी 100 किलो दूध माइनस एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस है, इस मिसाल में तो था ये नॉर्मल ना, लेकिन एक्चुअल लॉस जितना एक्चुअली हुआ इनटू रिवाइज्ड। अच्छा, रिवाइज्ड का वर्ड क्यों लिख रहा हूं ये भी आपको साइंस बताऊंगा, वरना मैं रिवाइज का वर्ड ना भी लिखता, लेकिन एक वजह से रिवाइज लिख रहा हूं। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन। $100 किलो माइनस 30 किलो इनटू, अगर ये वर्ड मैं अभी फिलहाल छोड़ दूं तो इससे क्या मुराद है उस मिसाल में, यानी 70 किलो, इससे मुराद 70 है। 100 माइनस 30
इनटू 70 रुपये जी सर। कितना आ गया 4900। तो ये मैंने उसका फार्मूला बना के दिया। यस सर। रिवाइज्ड क्यों लिखा? रिवाइज्ड मैंने इसलिए लिखा है एक दफ़ा ना मैंने एक बड़ी गहरी बात की थी और कहा था कि कुछ जिसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो बाकी परेशान ना होना। जब मैंने प्रोसेस 2 का पहला केस कराया था, जिसमें मैंने एक सवाल बनाया था, उसको पहले प्रोसेस 1 में सॉल्व किया हमने, फिर प्रोसेस 1 को लेके आगे प्रोसेस 2 में आए, जो 2 को क्लासों में चल गया था वो सवाल। प्रोसेस 2 में जब मैं आया था, उसमें जो मैंने केस 1 कराया था, फिर उसका एक सवाल खुद से बना के लिखवाया था। उसको पहले वो जिसमें वो 18800 और 18100 और 16600 इस तरह की चीज़ें आनी थी। एक में मैंने एबनॉर्मल गेन डाला था प्रोसेस 1 में, और एक में प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस डाला हुआ था। ये था सवाल केस 1 जब स्टार्ट किया है ना, प्रोसेस 2 का केस 1, तो उसके लिए मैंने खुद बना के सवाल लिखवाया था। बोर्ड पे मैंने FIFO से किया था और वो एफ को होमवर्क था। मिल गया? यस सर। इस किस लेक्चर में था? ये लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 में। 36 और 37 दोनों में बताया। इसमें मैंने ना एक बड़ी गहरी बात की थी और कहा था अगर समझ आ जाए तो ठीक है। मैंने ये कहा था कि जब हम पर यूनिट कॉस्ट P1 कॉलम में निकाली थी, तो उसका जो आंसर आया था, तो किसी बच्चे ने पूछा कि ये वही क्यों नहीं है जो P1 की कॉस्ट पर यूनिट दोनों को ऐड करके आ रहा था। तो उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि इसमें नॉर्मल लॉस आ गया, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस हो गई। ये जिन जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था और जिन जिन बच्चों को बात समझ आई थी, उन बच्चों से बात हो रही है। तो फिर मैंने बताया था अगर नॉर्मल लॉस ना होता तो फिर ये वही फिगर आती, और फिर ये भी बोला था कि FIFO में फिगर फर्क आ रही है क्योंकि BD डल गया, एक FCO में सेम आती। अब ये वो जो सेम नहीं आई थी P1 चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हुई थी? नॉर्मल लॉस की रिकवरी आ गई थी, इसलिए मैं इसको रिवाइज कह रहा हूँ। यानी अगर सवाल में नॉर्मल लॉस हुआ ना तो ये अब 70 रुपए नहीं होगी। अगर सवाल में नॉर्मल लॉस हुआ तो फिर ये 70 नहीं होगी, फिर ये चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रिवाइज कह रहा हूँ। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, मैंने कुछ नहीं कहा, रिवाइज का एक फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, आपने फार्मूला लगाना है। जिनको थोड़ा बहुत भी सोच रहे थे, मैंने उनको सिर्फ इशारा किया है कि जो उस दिन वो पर यूनिट कॉस्ट सेम वाली बात हुई थी ना, ये उसी कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। लेकिन अगर ये बात आपको ना तब समझ आई थी ना आज, बेटे कोई बात नहीं, फार्मूले फॉर्मेट्स फॉलो करें और जितना भी कॉन्सेप्ट समझ, छोड़े नहीं कॉन्सेप्ट को। यानी ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ो दफा करो कॉन्सेप्ट, नहीं, ये नहीं कह रहा। इतनी मेहनत की होती है यार, कुछ तो हासिल रखा करें। लेकिन ये मैं कहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहे ना, तो आप ये मत किया करें कि गई कॉस्ट, नहीं, ऐसे नहीं करें। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट्स, पैटर्न, फार्मूले ये आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। ये जो सारे नोट्स लिखवाता हूं ये आपके लिए बनाए हुए हैं, तो इनको फॉलो तो कम से कम दर्जा है ये करें। जितना समझ आता जाए बहुत अच्छी बात है। अब इस रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला बना के दे रहा हूं। ये फार्मूला है 7,000 रुपए ₹7,000 माइनस रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इस सवाल में था नहीं, अगर होता तो। अच्छा, चूंकि मैं यहाँ पर यूनिट कह चुका था ना, तो इससे धोखा ना कहीं कोई खा जाए, तो मैं 7,000 की बात करूं, 70 रुपए की बात नहीं कर रहा। ये मैंने 7,000 की बात की, ठीक है। माइनस अगर कोई नॉर्मल लॉस होता तो डिवाइडेड बाय ये किसकी बात की है मैंने? 100 किलो, 100 किलो माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स।
अगर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू 0 होती तो फिर ऊपर ये ना आता, नीचे ही आता। और अगर नॉर्मल लॉस ही ना होता तो अब देखें, ये क्या है, 7,000 रुपए, ये क्या होता, 100 किलो। आंसर 70 रुपए पर किलो, ये वो है 70 रुपए पर किलो, 100 किलो माइनस 30 किलो, तो 4900। ऐसे बनेगा पर यूनिट कॉस्ट का करंट पीरियड वाली लाइन। Moreover, in statement of evaluation, cost of abnormal loss या abnormal gain इस लाइन का मतलब समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Moreover, in statement of valuation, जब हम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन निकाल रहे होंगे तो उसमें P1 का भी एक कंपोनेंट आ रहा होता है ना, वो कैसे निकल रहा होगा? एबनॉर्मल लॉस या गेन के यूनिट्स, इनको किससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा? 17.5 से कि 70 से? 70 से ना। अब वो ये 70 कौन सा है? ये वाला है। ये वाला है। ठीक है, बाकी अब सवाल कराता हूँ सामने तो फिर ये इस्तेमाल आ जाएगा आपको। ये हो गए पूरे पेजेस 4 या जगह है ना, बस ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब लिखिए इसका सवाल। नोटेड। ये जो पेजेस छोड़े थे ना पूरे हो गए अब ये मुकम्मल हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस 2 का केस 2 कराना शुरू किया था उसके जो ये सारे नोट्स लिखवा रहा था ये मुकम्मल हो गए। और अब इसका जितनी अभी मेहनत की इसका एक सवाल करते हैं। चलें जी। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मई। अहमद, इसके बाद और क्लास है कोई? है? 10 मिनट ऊपर लगा लो। ये सवाल पूरा मैं चाहूंगा हो जाए। तेज तेज लिख यार, जल्दी लिख। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में यूनिट्स 3000 यूनिट्स हैं। 40% कंप्लीट है। कॉस्ट इनकी P1 कॉस्ट 120,000, न्यू मटेरियल कॉस्ट डैश, कन्वर्जन कॉस्ट 60,000,
ओपनिंग वाला डाटा रिपीट कर रहा हूँ, 3000 यूनिट्स हैं, 40% कंप्लीट हैं और इन पे जो कॉस्ट लगी हुई है P1 कॉस्ट 1,20,000 120,000 है और न्यू मटेरियल नहीं लगा था इस पे अभी डैश है और कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 है 60,000। ये ओपनिंग का डाटा हो गया। अब करंट मंथ का डाटा लिखिए। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन Yes, sir. 21 लाख रुपए 2.1 मिलियन Yes, sir. और ब्रैकेट में इसके यूनिट्स लिखें 70,000 70,000। Yes, sir. न्यू मटेरियल Yes, sir. न्यू मटेरियल कॉस्ट है जी 12 लाख 1.2 मिलियन Yes, sir. और ब्रैकेट में लिखें 40,000 यूनिट्स हैं, ये 40,000 यूनिट्स। Yes, sir. कन्वर्जन कॉस्ट Yes, sir. 14 लाख 1.4 मिलियन। Yes, sir. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस Yes, sir. 2400 यूनिट्स 2400 यूनिट्स। Yes, sir. ये हैं 70% कंप्लीट 70% कंप्लीट। Yes, sir. क्या रह गया? इंस्पेक्शन स्टेज 50% 50% Yes, sir. एक्चुअल लॉस 4,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% 5%। रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स Yes, sir. 8 रुपए ₹8 पर यूनिट। Yes, sir. क्या रह गया? न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट 60% कंप्लीट। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है वेटेड एवरेज से और FIFO से। कौन सा कर दूं? आपको करना है। चलें, वेटेड एवरेज मैं कर रहा हूं और FIFO आपका होमवर्क है। ये सब नोटेड ना? Yes, sir. ये हो गया अहमद सारा? वेटेड एवरेज कर रहा हूं। क्वांटिटी स्केड्यूल ओपनिंग Yes, sir. Opening 3. 3,000। ट्रांसफर इन Transfer in 70,000. 70,000। न्यू मटेरियल 40,000. 40,000। क्लोजिंग The closing 2,400. 2,400। 400. नॉर्मल लॉस किसका 5% है? Inspected. इंस्पेक्टेड का। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या क्या आएगा जी इसमें? ट्रांसफर इन तो आएगा Yes, sir. कितने? So transfer in 70,000। ओपनिंग ऐड करूं कि ना करूं? closing 40%. इंस्पेक्शन है 50% पे, Yes, sir. ओपनिंग था 40% कंप्लीट, तो ये अब आएगा इंस्पेक्शन में।
3000। क्लोजिंग लेस करूं कि ना करूं? यस सर, क्लोजिंग कितने परसेंट है? 70%। तो ये इंस्पेक्शन नहीं क्रॉस किया। सर क्रॉस कर चुका होगा, इंस्पेक्शन आपके 50%। हाँ, इंस्पेक्शन 50 पे है, क्लोजिंग 70% कंप्लीट है, तो क्रॉस कर गया है ना, तो माइनस कर देंगे। नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन हो गई है ना इसकी, यस सर। तो फिर नहीं करेंगे माइनस। मिक्स हो गया ना सब। जैसे वो ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला लेस कर सकता है। क्लोजिंग वाला अगर इंस्पेक्ट हो गया है तो बस हो गया, फिर माइनस नहीं होता। इंस्पेक्ट ना हुआ होता तो माइनस करते हैं। दोनों के लिए मेथड है। अच्छा, न्यू मटेरियल ऐड करूं कि ना करूं? सर न्यू मटेरियल हमारा ये लॉस से पहले आया कि बाद में? सर लॉस हमारा लॉस हमारा हो रहा है 50% 50 पे, 50% पे। नया मटेरियल कब आ रहा है? 60 पे, तो ये अभी तो ये तो लॉस के बाद आ रहा है, यस तो ये इंस्पेक्शन में है? नहीं है। 73,000, 5%। 365 3650। यस सर। 3650। अच्छा, आउटपुट तो नहीं बताया मैंने, तो फिर अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालें? एक्चुअल लॉस बता दिया मैंने, यस सर। कितना? 4000। तो अगर 4000 एक्चुअल है, नॉर्मल इतना है, एक्चुअल लॉस हमारा 4000 एक्चुअल है, नॉर्मल इतना है, तो बाकी 350 फिर एब नॉर्मल है, यस सर। तभी तो लॉस 4000 पूरा होगा। यस सर। मैंने एक्चुअल लॉस बता दिया ना आपको, तो इतना नॉर्मल है, तो फिर बाकी एब नॉर्मल है। आउटपुट फिर ऐसे निकलेगा, 1066 1066 00 यस सर। नहीं यार, अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। ये हाँ जी, यही है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स, P1, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। वेटेड एवरेज मेथड कर रहा हूँ, तो कंप्लीटेड आएंगे 106600। यस सर। 70 + 40 कहाँ से आ गया? 100%। 106600 106600 106600। और इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 2400। मटेरियल के एतबार, सॉरी P1 के एतबार से ये होते ही होते हैं। यस सर। न्यू मटेरियल इन पे लग चुका कि नहीं लगा? न्यू मटेरियल डलता है 60% पे, क्लोजिंग 70 तक पहुंच चुका, तो न्यू मटेरियल्स में आ चुका। प्रोसेस में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, याद करना पड़ेगा। और अभी हमने जॉइंट बाय प्रोडक्ट पे भी जाना है, अभी इसमें तकरीबन कुछ 4 क्लासें लगेंगी। और यस सर। प्रोसेस में कितनी क्लासें हो गई वैसे अंदाज़ा?
चलो खैर खैर देर लगेगी। सर 29 से स्टार्ट किया था और आज हम 40 पे पहुंच गए। यानी 12 हो गए ना। 12 क्लासेस हाँ तो वो 4 और कम से कम चाहिए इसके लिए। 24 1680 एबनॉर्मल लॉस 350। P1 कॉलम में इनको नहीं लिखना और न्यू मटेरियल में भी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये लॉस बिफोर न्यू मटेरियल वाला केस है जो भी पढ़ा है। क्योंकि लॉस हो रहा है 50% पे, नया मटेरियल डल रहा है आके 60 पे, तो जब दोनों में लिखना ही नहीं इसको, तो बेशक आप लाइन भी ना लिखें, लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए लाइन लिख देता हूँ। 175 ठीक है, अभी जो आखिरी 2 कांटे लगाए थे 175 109,000 और अगले का भी वही है 109,000 108455 8455 यस सर। सही है यार, वाह। कॉस्ट पर यूनिट P1 न्यू मटेरियल कन्वर्जन वेटेड एवरेज मेथड है, तो फिर ओपनिंग की लाइन भी आएगी। सर P1 के 1,20,000 1,20,000 न्यू मटेरियल में कुछ भी नहीं और 60,000 करंट पीरियड कॉस्ट 21 लाख। यहाँ पे वो फार्मूला लगेगा इधर। न्यू मटेरियल के लिए 12 लाख 12 लाख और ये 14 लाख इधर लगेगा वो फार्मूला। नहीं जी, लगाते हैं फार्मूला, बताएं। सर ट्रांसफर इन यूनिट्स कितने? 70,000 माइनस एक्चुअल लॉस कितना? 4,000 इनटू रिवाइज्ड पर यूनिट कॉस्ट। चलो अब निकालते हैं रिवाइज पर यूनिट। हाँ जी, टोटल कॉस्ट आ गई इसकी 21 लाख 21 लाख माइनस रिकवरी वैल्यू माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी। नॉर्मल लॉस कितना है? 3650 इंटू 8 29,200 डिवाइडेड बाय ट्रांसफर इन यूनिट्स कितने? 70,000 माइनस 3650 31.21 31.21 2059 860 ये आएगा यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें से मैं नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करूं? यस सर। नहीं, वो कर ली ना, मतलब दोबारा वो मैंने 0.1 में लिख के दी थी, 0.2 में तो नहीं कहा था ऐसा। अब यहाँ से दोबारा नहीं करनी, ये कर तो लिए। मैंने आपको अभी कॉस्ट पर यूनिट का न्यूमरेटर में 2 पॉइंट लिख के दिया ना, तो वो पहला पॉइंट था कि लॉस आफ्टर न्यू मटेरियल, उसमें यहाँ से लेस किया था जो ऑटम 16 में भी था। ये लॉस बिफोर न्यू मटेरियल वाला सवाल है, इसमें यहाँ कर दी लेस, वहां दोबारा नहीं कर देनी।
2179,860 14,700 अगर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल से कोई शदीद नफरत नहीं है ना, तो कॉस्ट बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। 19.99 अच्छा अच्छा 20 यूनिट्स 109,000 109,000 108,455 और कॉस्ट पर यूनिट पहले की 20 वो 19.99 आगे भी चल रहा है ना, तो वो 20 बनता है। 11.009 तो 11.01 13.46 13.46 बस अहमद 10 मिनट का था यार, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट, आपका होमवर्क ये है कि पहले आप ये दोबारा करेंगे, फिर 5 हो। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कंप्लीटेड अब भूल गया, इधर उधर हो गया सारा कुछ। ये into 20 plus 11.01 plus 13.46 474 0502 4740502 बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या क्या है इसमें? सारा कुछ ही है, सारा कुछ ही है। 2400 इंटू 20 न्यू मटेरियल 2400 इंटू 11.01 और कन्वर्जन 1680 इंटू 13.46। ओए इकट्ठा बता दें यार। है सहूलत है मेरे पास 26424 और 22613। हाँ जी क्या 97037 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसमें क्या लिखूं? हाँ हाँ यहाँ बेशक हमने नहीं लिखे इसके यूनिट्स, क्योंकि हमने इस आंसर को वहां यूज नहीं करना था, लेकिन P1 कॉस्ट तो दूध तो है ना सारा का सारा, तो कितने जाया हुए ये 350 दूध तो बहरहाल है ना, लेकिन हमने ना इसको यहां इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इससे जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन होनी थी वो इस पे यूज नहीं करनी थी, इसलिए हमने लड़ झगड़ के चला गया, इस कैलकुलेशन से निकल गया। ये कौन सा रेट लगाऊं उस पे 20 नहीं 31.21 और नया मटेरियल तो इस पे लगा ही नहीं था, तो 175 इंटू 13.46 10,922 ऊपर P1 10924 ले भाई हमारे 10 मिनट लगे हैं पूरे। हाँ जी 2355 15 मिनट लगे हैं सवाल करने में।
13279 27 देखें, सिर्फ 15 मिनट का सवाल। अगली क्लास में ना इंशाल्लाह मैं डबल एंट्रीज पे आ जाऊंगा। इसका एक केस 3 कराऊंगा और देखूंगा अगर उसका सवाल का मूड हुआ तो सवाल करा दूंगा, नहीं तो वो बगैर सवाल के भी चलेगा। चलो करा दूंगा सवाल, लेकिन होमवर्क ही दूंगा वो, और फिर इंशाल्लाह मैं डबल एंट्रीज पे आ जाऊंगा। 1 2 3 4 कोई क्लासें लगेंगी, इस पे 5 भी हो सकती हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।